नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। यूसीसी, जी हां, यूसीसी पर मंत्रियों की कमेटी बनाए जाने के बाद आज देश भर में बात यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही है। आज इसी पर बात होगी कि यूसीसी क्या एक कानून नाकाफी है। लेकिन उससे पहले आपको ये रील देखनी चाहिए। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? किसी के धार्मिक मामलात में ना मदाखलत चाहते हैं, ना हम किसी के धार्मिक मामलात में मदाखलत पसंद करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। हम यूसीसी का विरोध करते हैं। आदिवासी के लिए काला कानून, जिसके कानूनों में गड़बड़ी है, समुदाय के लोग खुद सुधार सकते हैं। इसमें सरकार की कोई जरूरत नहीं है। जो है केंद्र शासन में जो है ये सब चर्चा होने के बाद ही निर्णय लेंगे। ये कई जो है घटक है। कोई भी कमेटी गठित कर ले, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, न करेंगे। एक विधान और एक देश की बात हो रही है तो फिर उसमें अलग अलग लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है, तो ये कैसा दोहरापन है? यूसीसी 2024 का एजेंडा है और जब तक ये चुनाव होगा, जब तक इस पे ये खूब बवाल भी करेंगे और कंट्रोवर्सीज पैदा करेंगे। पूरी एक राजनीति हो रही है कि यूसीसी पर लोगों को भ्रमित किया जाए। तो सबके अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन 24 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी उससे कहीं ज्यादा एक्टिव हो गई है। यूसीसी कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता पर 4 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी है। सबको सबके हिसाब से काम सौंप दिया गया है, लेकिन यही मुस्लिम सहित कई वर्ग ऐसे हैं जो खुद को इस कानून से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं। कई सियासतदान भी इसमें कूद गए हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर यह नहीं है। आज हम अड़ी में एक सवाल लेकर आए हैं कि जब सभी वर्ग कानून के दायरे से बाहर हो ही जाएंगे, तो आखिर यह कानून बनेगा किसके लिए? इस कानून को बनाने का फायदा क्या होगा? क्यों इस कानून के पीछे समय बर्बाद किया जाएगा? जिस कानून का विपक्ष विरोध कर रहा है, जिस कानून के आने से देश के एक धड़े को खौफ सता रहा है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर इस कानून में क्या है यूसीसी। बहुत सारी बातें हो रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि यूसीसी है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ क्या होता है, अब जरा ये देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्म के कानून एक जैसे होंगे। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक ना हो, किसी भी धर्म का कोई पर्सनल लॉ ना हो। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो। हर नागरिक के लिए एक समान कानून, हर धर्म पर समान तरीके से लागू हो। गोद लेने का कानून, उत्तराधिकार का कानून, ये सब यूसीसी आया तो हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, आनंद मैरिज एक्ट, पारसी विवाह एक्ट, ये सब उसमें समाहित होंगे। तो अभी आपने देखा कि यूसीसी क्या है, लेकिन अब यूसीसी से जब बाहर रखने की वर्गों की जो अपील है, क्या वो यूसीसी के इस भावना को खत्म कर देगी? क्या यूसीसी को खोखला कर देगी? क्योंकि जब सब निकल ही जाएंगे तो बचेगा क्या? आइए इसको देखते हैं। यूसीसी अगर बीच सेंटर में है तो वहां बात हो रही है कि मुस्लिमों को इससे बाहर रखा जाए। आदिवासियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आदिवासियों को इससे बाहर, इनफैक्ट बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि आदिवासियों को इससे बाहर रख सकते हैं क्या। सिखों की तरफ से आवाज उठ रही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लेकर ओवैसी ने बड़ा सवाल उठा दिया कि क्या इसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं क्या। तो ये सब अगर इसमें से निकल जाएगा तो यूसीसी में से बचेगा क्या?
क्या हो बचेगा यूसीसी में, यह भी तो एक बड़ा सवाल है। अब इसके अलावा यही हम पूछ रहे हैं कि क्या एक कानून नाकाफी है, क्या यूसीसी एक कानून में नहीं हो पाएगा। देश भर में यूसीसी पर जबरदस्त बहस जा रही है, पक्ष विपक्ष अपने अपने सपोर्ट में ढेरों तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस मामले पर भारत के संविधान में क्या लिखा है और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूसीसी पर क्या कहते थे, अब वो जानिए। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 44 यूसीसी को नीति निदेशक तत्व में रखा गया। राज्य यानी सरकार, स्टेट, देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, यह उसमें साफ कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 44 में। यूसीसी के तहत शादी, ब्याह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे अधिकार सभी के लिए एक जैसे हो जाएंगे, यह संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने इसको लेकर क्या कहा, उनके तमाम बयान अलग अलग तरीके से कोट किए जा रहे हैं। एक बयान ये भी देखिए, भविष्य में स्वैच्छिक तरीके से संसद यूसीसी को लागू करने का प्रावधान कर सकती है और जो वॉलंटरली इसमें आना चाहें उनको ये कानून अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो ये अपना सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर क्या कहा, यह भी जान लीजिए। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट बीते 35 सालों में कई बार यूसीसी पर मौजूदा सरकारों को फटकार लगा चुकी है, तत्कालीन सरकारों को फटकार लगा चुकी है। और क्या कहा है उसने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में, जल्दी से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बहुत चर्चित केस रहा शाहबानो केस 1985 में, तब अनुच्छेद 44 जिसका जिक्र अभी हमने आपको किया, इसको जरा क्लोज करके आपको दिखाएंगे। अनुच्छेद 44 डेड लेटर बनकर रह गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी। इसके अलावा 1985 में सुश्री जॉर्डन डिएंगे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा दो और केस हैं, सरला मुदगल जजमेंट 1995, इस पर यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, विधायिका यूसीसी लागू करने के लिए कदम उठाए, और 2015 में भी यूसीसी लागू क्यों नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। तो ये यूसीसी को लेकर सवाल यहां पर उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कई अलग अलग मौकों पर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब देश में जो एक नई बहस छिड़ी है, ये क्यों छिड़ी है और क्या हो रहा है, उसकी क्या क्रोनोलॉजी है, ये भी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। देश में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूसीसी पर माहौल बना रही है, तो विपक्षी दलों के विरोधी इसके खिलाफ सुर बुलंद कर रहे हैं। लेकिन क्रोनोलॉजी क्या है, उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसको लेकर पहल की, उसके बाद क्या किया उन्होंने, रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया और कमेटी को 20 लाख लोगों ने सुझाव दिया। फिर एक्शन में सीएम धामी आ गए, दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने इसको लेकर मंथन किया। केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया यूसीसी को लेकर, और उसके बाद फिर यूसीसी के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया उसमें किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल, ये 4 मंत्री इसमें शामिल किए गए। किरण रिजिजू आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, स्मृति ईरानी महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मंथन करेंगी, जी किशन रेड्डी को पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर संवाद का जिम्मा सौंपा गया है, अर्जुन राम मेघवाल को कानूनी पहलुओं पर मंथन की जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, केंद्र सरकार भी एक्शन में है, अलग अलग धर्म समुदाय और राज्यों के लोगों से मंथन के लिए जीओएम बन चुका है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों की यूसीसी को लेकर मांगे क्या है। जल्दी से वो मांगे आपको दिखा देते हैं। मुस्लिमों की क्या मांग है, सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं। मुस्लिमों की मांग है कि शरिया कानून को यूसीसी से बाहर रखा जाए, जबकि आदिवासियों की अपनी अलग चिंता है। वो चाहते हैं कि उनका जो विशेष दर्जा है वो यूसीसी की वजह से खत्म ना हो। सिख लोग अपने लिए पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग कर रहे हैं ताकि उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो कानून के जानकार भी हैं, जो मुस्लिमों के पर्सनल लॉ के जानकार भी हैं। देखिए, इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान तो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान दिखाई दे रहे हैं, आपको अश्विनी उपाध्याय दिखाई दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और मेरे साथ थोड़ी देर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता SQR इलियास भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी जमकर मुखालफत कर रहा है। जैसे ही PCR वो कनेक्ट होते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और देखिए, इस पर मैंने AIMPLB के मेंबर जो खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो भी रेडी होंगे वो भी बताइएगा PCR। लेकिन सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय, मैं आपके पास आऊं, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। यहां पर वारिस पठान साहब, आप लोग भी मुखालफत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि केवल मुस्लिमों का पर्सनल लॉ ही जाएगा इसमें तो सभी धर्मों के पर्सनल लॉ मिल जाएंगे, फिर इतनी दिक्कत आप लोगों को क्यों? नहीं,
क्या जरूरत है यूसीसी लाने की? चलिए 70 साल से ज्यादा टाइम हो गया, हमारा देश संविधान पे चल रहा है, संविधान में सब आर्टिकल है जो प्रोटेक्शन देता है सबको, और 2018 के अंदर ही लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कह दिया था ना कि देश में यूसीसी लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में 10 साल तक इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के संविधान में कुछ आर्टिकल है जो अनफेटेड राइट देते हैं इंसान को फंडामेंटल, जिसमें आर्टिकल 14 है, 16 है, 25 है, 29 है। आर्टिकल 29 बताता है प्लूरलिज्म और डिवर्सिटी की बात करता है, जो हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारा देश के अंदर मल्टी कल्चर चीज चलती है, तो किस तरह से आप क्या करेंगे? अभी हमारे हिंदू भाइयों का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसको सालाना 3000 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, जो मुसलमानों का किसी और को नहीं मिलता। उसको आप हटा देंगे क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे आप, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे? ये भी क्लैरिटी नहीं है, अब तक ड्राफ्ट नहीं आया है। मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूं आप क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, ये उनको भी नहीं पता है। मगर 2019 के चुनाव ये सवाल जो आप कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, अभी इससे पहले 2018 में भी तो कमीशन था, उसने मना कर दिया था। अश्विनी उपाध्याय, यहाँ पर मुस्लिमों की तरफ से जो बात है, यहाँ पर वारिस पठान तो रख रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुओं के भी कुछ अधिकार इसमें चले जाएंगे? उनके भी कोई पर्सनल लॉ चले जाएंगे? और ओवैसी खुद चैलेंज कर रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी यूसीसी में शामिल कर सकें, बताइए जरा। नहीं, एक्चुअली दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूडीसी नहीं है, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि सबका कपड़ा एक जैसा हो जाएगा। यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड नहीं है कि लोगों की आइडेंटिटी एक जैसी हो जाएगी। यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है कि सबका एक जैसा रिलीजन हो जाएगा। यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है कि किसी के कस्टम में इंटरफेरेंस हो जाएगा। यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड नहीं है कि सब एक जैसा त्यौहार मनाएंगे। यूनिफॉर्म ट्रेडिशन कोड नहीं है कि सबका ट्रेडिशन एक जैसा हो जाएगा। यूनिफॉर्म मैरिज कोड नहीं है कि सबकी शादी एक तरीके से होगी। यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है कि सबका खाना एक जैसा हो जाएगा। यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड नहीं है कि मदरसा मिशनरी स्कूल बंद हो जाएगा। यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है कि सबको एक जैसी भाषा बोलना पड़ेगा। कोड नहीं है कि ड्रेस नहीं बन जाएगी, जो रिलीजन एक नहीं हो जाएगा। एक मिनट भाई सुनिए ना, तो फिर सुनिए, इतनी तो आप दिक्कत क्यों हो बात रही है? कंप्लीट नहीं करने दे रहे, ऐसे थोड़ी होता है। सुन तो लीजिए पहले, ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड नहीं है कि सबका रिजर्वेशन में कोई इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं है। जहां तक एचयूएफ की बात हो रही है, एचयूएफ टैक्स का मैटर है, वो इनकम टैक्स का मैटर है। मैं तो ओवैसी जी से कहता हूं, आप यूनिफॉर्म टैक्स कोड की मांग करिए। सबसे पहले मैं आपका समर्थन करूंगा। आप मांग तो करिए कि भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू होना चाहिए, आप मांग करिए। ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड नहीं है कि सबकी पूजा पद्धति एक जैसी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये होगा क्या कि देश की सभी बहन बेटियों की शादी विवाह की उम्र एक जैसी हो जाएगी, सबकी शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एक जैसा हो जाएगा, सबका प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक हो जाएगा, देश की सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता एक तरीके का मिलेगा, सबका फार्मूला एक हो जाएगा, देश की सभी बहन बेटियों को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, सभी बहन बेटियों को भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, कुछ सवाल भी है ना इससे जुड़े हुए, का इक्वल राइट हो जाएगा। मैं आप जो आप बोल रहे हैं, आपने जो बोला, आपने जो बोला, बेटियों का एक पति एक पत्नी का, सुनिए अश्विनी उपाध्याय, फिर यही इसी से जुड़े कुछ सवाल मैं दिखा देता हूं, फिर इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। और राशिद फिरंगी मेहली साहब जैसे ही थ्रू हो पीसीआर मुझे बताइएगा। लेकिन देखिए यूसीसी में कुछ सवाल भी हैं, वो भी दिखाने बहुत जरूरी है। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली। अब यहां पर जो सवाल यहां पर फिजाओं में इस वक्त देश में सामने आ गए यूसीसी को लेकर, वो भी तो देखने जरूरी है। यूसीसी मुस्लिम पुरुष के खिलाफ या मुस्लिम महिला के पक्ष में, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस्लाम खतरे में कैसे आ जाएगा, यह सवाल है। तीसरा सवाल, देश में कानून निर्माण के विरोध की अपील को क्या सही माना जाए, कैसे सही माना जाए। यूसीसी से वक्फ संपत्ति पर कब्जे की राजनीति को नुकसान होगा क्या, यह भी एक बड़ा मैटर है। और यूसीसी मुस्लिम महिला के संपत्ति के अधिकार के खिलाफ कैसे है। यूसीसी से आदिवासी अल्पसंख्यक औरत बाहर होंगे तो कानून किसके लिए होगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं जल्दी से यहां पर आपसे, अच्छा देखिए राशिद फिरंगी मेहली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे बात करते हैं। TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है। मेरे साथ इस वक्त खालिद रशीद फिरंगी मेहली साहब हैं। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, इस्लामिक धर्मगुरु हैं। फिरंगी मेहली साहब, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। जी मेहली साहब, इस देश में इस वक्त यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी लाने का विरोध कर रहा है। आपने एक प्रेस रिलीज जारी करके उसमें कई कारण भी गिनाए हैं, मैं उन पर भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विरोध क्यों कर रहे हैं आप?
या बतौर मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव आप मुस्लिम समाज से ये क्यों कह रहे हैं कि पूरा समाज इसका विरोध करे? जी जी, ये देखिए, आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कि आर्टिकल 32 में हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने, उसको इख्तियार करने और उसकी तबलीग करने का कानूनी हक़ फराहम किया है। और इस आर्टिकल में बहुत साफ अल्फाज में बात कही गई है कि ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो जाहिर सी बात है, मुसलमान भी इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी है, उसको भी ये कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ हासिल है कि वो अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करे। और अपने यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉज जो हैं वो इस्लामी शरीयत का एक अटूट हिस्सा हैं, जिसकी की बुनियाद और जिसकी की बेसिस कुरान और हदीस है। लिहाजा कोई भी मुसलमान, किसी भी मुसलमान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसको अपने कुरान और हदीस पर अमल करने से रोका जाए, ना कानून इसकी इजाज़त देता है और ज़ाहिर सी बात है ना मज़हब। तो हम लोगों की सिर्फ ये अपील है कि बरसों से जो एक तरीक़ा चला आ रहा है, तमाम कम्युनिटीज़ को जो आज़ादी चली आ रही, जो मजहबी आज़ादी दी गई है, और इस रिलीजियस फ्रीडम को एक फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ही ने करार दिया है, वो किसी से भी न छीना जाए। और इस बात को भी सबको जहनों में रखना है कि मुस्लिम की पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों ही के नहीं हैं, बहुत सी कम्युनिटीज़ के हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में उस पर अमल करते हैं। और पिछले 70 सालों में इस पर जब अमल करने में मुल्क का कोई नुकसान या कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं हुआ, तो अब जाहिर सी बात है इस को ख़त्म करके या यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके मुल्क का बाय एंड लार्ज कौन सा बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, जबकि लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो, लोग उससे नहीं, लेकिन महली साहब इसलिए हम आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। महली साहब, आपने कहा कि केवल मुस्लिमों के पर्सनल लॉ नहीं है, दूसरे धर्मों के भी पर्सनल लॉ हैं। जाहिर सी बात है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो लॉ भी उसमें समाहित किए जाएंगे, तो केवल मुस्लिमों के पर्सनल लॉ तो नहीं जाएंगे। लेकिन जितना विरोध मुस्लिम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, उतना बाकी समुदाय नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या लगता है कि मुस्लिमों को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों हो जाएगा? जी देखिए, सिर्फ मैंने जो बात अर्ज़ की कि सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, आपने देखा होगा कि पंजाब में सिखों ने भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और इससे बार बार ये बात कही जा रही है कि ट्राइबल्स भी ज़ाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट हैं। फिर अगर आप देखें तो चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे पारसी कम्युनिटी हो, सबके अपने पर्सनल लॉज हैं, सब अपने तौर पर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसकी मुखालफत की है, जो फिर मुसलमान इस मुल्क की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी या लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, उसकी भी बात की कोई हैसियत है कि नहीं हैसियत है। और आपको मालूम है जो कह रहे हैं महली साहब, जो आप कह रहे हैं ये सराउंडिंग्स हैं, यूसीसी की महली साहब जो आप कह रहे हैं ये सराउंडिंग्स हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो कोर है। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते हैं, तो मुस्लिमों का सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी सवाल यही है कि सबसे बड़ा सवाल यही है। अच्छा, अभी हमारे साथ चले गए रशीद फिरंगी महली साहब, फिर भी बहुत शुक्रिया आपका फिरंगी महली साहब हमसे बात करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिमों को नुकसान क्या होगा। देखिए, डॉक्टर SQR इलियास भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है, थोड़ा देर से आप ज्वाइन किया आपने, लेकिन मैं वही यहाँ पर अपना सवाल लेकर आ रहा हूँ। अश्विनी उपाध्याय, सुना आपने यहाँ पर क्या कह रहे थे खालिद फिरंगी रशीद महली साहब? कह रहे थे कि मुस्लिमों के 70 साल से देश चल रहा है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तो दिक्कत क्या है, जरूरत क्या है? पूछिए यूसीसी का कौन सा प्रोविजन इस्लाम के खिलाफ है वो तो बता दे, यूसीसी का कौन सा प्रोविजन कुरान के खिलाफ है वो तो बता दे, वो तो बता ही नहीं रहे। अरे भैया, संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान समानता का अधिकार देता है, असमानता का नहीं। संविधान प्रेम करने का अधिकार देता है, हिंसा करने का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। पुरुष और महिला में भेदभाव करना, बेटे और बेटी में भेदभाव करना, पति और पत्नी में भेदभाव करना, ये न भारतीय संस्कृति इजाजत देती है, न हमारा संविधान इजाजत देता है। संविधान तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ SQR इलियास साहब है, इनसे पूछ लेता हूं मैं। SQR इलियास साहब, देखिए तमाम बातें हैं, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्योंकि मुस्लिमों के खिलाफ है यूसीसी, ये कहा जा रहा है यूसीसी मुस्लिमों के खिलाफ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं यूसीसी महिलाओं के बारे में, यूसीसी मुस्लिम महिलाओं को मदद करेगी, ये तमाम यूसीसी का समर्थन करने वाले कह रहे हैं। आप कह रहे हैं महिलाओं के खिलाफ है, क्यों है महिलाओं के खिलाफ यूसीसी, मुस्लिम महिलाओं के?
मैंने कब कहा जनाब? हम तो ये कह रहे हैं कि यूसीसी की ज़रूरत क्यों है। आप जब ये कहते हैं कि एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए, तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक देश में कानून नाफिज है? हमारे अश्विनी उपाध्याय जी बात कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि सीआरपीसी और आईपीसी का कानून पूरे देश में यकसा तौर पे हर स्टेट में नाफिज है। हर स्टेट वो डिफ़र करता है। 100 से ज़्यादा संशोधन उसमें हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठाकर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने एग्जम्पशंस दिए गए हैं। आप कहते हैं सबको समानता होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है आर्टिकल 15 और 16। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप देखिए इलियासी साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुस्लिम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के खिलाफ इसको कहा जा रहा है, तो क्यों है मुस्लिम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के? आप कह रहे हैं कि यूसीसी मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति के खिलाफ, उनके अधिकारों के खिलाफ नहीं है? नहीं है। देखिए, मैं बात जो कह रहा हूं आपसे वो ये है कि आपको मुस्लिम महिलाओं का संपत्ति में अधिकार ये है, आपको आधी मालूमात है। अश्विनी उपाध्याय जी को आधी मालूमात है, जिसकी बुनियाद पे ये पूरा वो खड़ा तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ बात समझने की कोशिश कीजिए। बाप की प्रॉपर्टी में बेटे को एक हिस्सा और लड़की को आधा हिस्सा इसलिए बुनियाद पे होता है कि घर चलाने की जिम्मेदारी महिला पर नहीं है। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आपके मेल पर है, शौहर पर है, हस्बैंड पर है। वो अपने बच्चों को देखे, अपनी बीवी को देखे, अपने माँ बाप को देखे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर में होती है, इसलिए उसका अधिकार ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ये सूरत हाल चेंज होती है, महिलाओं के अधिकार में फ़र्क पड़ जाता है। यानी अगर माँ बाप है या अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो बीवी को प्रॉपर्टी जाना है, तो ये चलिए इसके ऊपर तो बड़ी बहस की जा सकती है, लेकिन मैं आपसे एक और सीधा सवाल लेता हूँ इलियासी साहब, मैं एक सीधा सवाल लेता हूँ, आप ही से लेता हूँ। वक्फ की संपत्ति के खिलाफ क्यों है यूसीसी? इसको लेकर भी बहुत बात कही जा रही है कि वक्फ की संपत्ति के खिलाफ है यूसीसी। वक्फ की संपत्ति से क्या ताल्लुक है यूसीसी का? साहब, यूसीसी का ताल्लुक जो है वो पर्सनल लॉ से है। वक्फ जो है वो अलग कानून से वो चलता है। वक्फ एक्ट मौजूद है हमारे देश के अंदर में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वक्फ का ताल्लुक, यानी ये जो यूसीसी की बात हम कर रहे हैं वो फैमिली लॉस के बारे में कर रहे हैं, वो पर्सनल लॉस के बारे में कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश है या वक्फ की संपत्ति के खिलाफ है, वो लोग गलत कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं यूसीसी का वक्फ की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। मैं एक बात, मैं ये नहीं, सुनिए मेरी बात को। आप जो है ये सिर्फ मुसलमानों से मिलाकर क्यों देख रहे हैं यूसीसी को? हमारा कहना ये है कि जितने यहाँ पर जो अलग अलग वर्ग हैं, चाहे ईसाई क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे बौद्ध हो, सबको ये यूसीसी डिस्टर्ब करेगा। इवन हिंदू, जो अभी आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, क्या हिंदू कोड बिल यूनिफॉर्म है? क्या उसमें एग्जेम्पशंस नहीं है? क्या उसमें नॉर्थ और साउथ का फर्क नहीं है? क्या उसमें स्टेट टू स्टेट डिफर नहीं करता है? क्या स्टेट ने उसमें संशोधन नहीं किए हैं? तो ये कहना कि हिंदुओं के लिए एक कानून है, मुसलमानों के लिए भी एक कानून होना चाहिए, ये बात गलत है। हिंदुओं का जो कानून सवाल तो यही है, यही तो सवाल है। उसमें भी सवाल तो यही है इलियासी साहब, यही तो सवाल है। मैं वारिस पठान आप ही के पास आ रहा हूं। वारिस पठान, सवाल तो यही है कि जब हिंदुओं के भी अलग अलग कानून इसमें मिल जाएंगे, जब क्रिश्चियंस के भी अलग अलग कानून इसमें मिल जाएंगे, जब आदिवासियों के कानून इसमें मिल जाएंगे, तो आपकी तरह उनको भी, जिस तरह से आप यहां पर सवाल उठा रहे हैं, उनके भी तो वो तमाम तरह के कानून हैं जो इसमें मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को है। यह सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आप ही को सप्रेस करने के लिए बनाया जा रहा है? आपको ये क्यों नहीं लग रहा कि देश में यूनिफॉर्मिटी के लिए कानून बनाया जा रहा है? इन्हें देखिए इनके इरादे और इलियासी साहब रुकिए, आ रहा हूं। तो पहले से ही खोट है, सबको पता है। अभी अश्विनी जी ने बताया एक लिस्ट, इस पे नहीं लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, यूनिफॉर्म इस पे नहीं लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, तो किस पे लगेगा जरा बता दीजिए ना हमको भी। ड्राफ्ट तो मोदी जी ने बताया नहीं कि किस चीज के ऊपर लगाने वाले, तो मोदी जी को भी नहीं मालूम है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले 2019 के पहले भी चुनाव में ये सोचा छोड़ दिया था, मगर इसका इम्पैक्ट तो हमारे हिंदू भाइयों को भी होगा। हम AIDMK ने तो साफ तौर से इसका मुखालिफत कर दी, SDP ने मुखालिफत कर दी। मिजोरम जहां पे बीजेपी की सरकार अलायंस में NDPP के साथ, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि नहीं, वो हमने ग्राफिक्स बनवाया, वो पूरी रिपोर्ट हमने बनाई है। पीसीआर अगर वो रिपोर्ट तैयार हो तो बताइएगा कि कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में, और कौन पेंडुलम की तरह झूल रहा है बीच में। लेकिन अच्छा चलिए दिखा देते हैं, आइए जरा दिखा देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हर नागरिक को एक समान जो अधिकार की बात हो रही है, इस पर राजनीतिक दलों की क्या यहां पर पोजीशन है
और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के साथ हैं उसमें से कुछ हैं जो इसके खिलाफ हैं, और जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो इसके पक्ष में भी हैं। अब देखिए, बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी गुट, उद्धव ठाकरे का गुट भी कुछ शर्तों के साथ यूसीसी के पक्ष में है। बीजेपी तो खैर है ही उनके साथ, और इसके अलावा कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईएडीएमके जो कि बीजेपी की सहयोगी कही जा रही है, वो भी इसके विपक्ष में बताई जा रही है, और जेडीयू, एनसीपी, इस जैसी पार्टियां हैं जो अभी कोई रुख यहां पर साफ नहीं कर पा रही हैं। सवाल यह है, ये आप देखिए, आरपीआई, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सुभाषपा, ये इसके पक्ष में बताई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सुभाषपा, ये सब इसके पक्ष में, और विपक्ष में एआईएमआईएम, डीएमके, एआईडीएमके, शिरोमणि अकाली दल, पीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएमपीएलबी यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। अब कोई रुख नहीं है इन पार्टियों, ये शायद अभी गुड़ागड़ित देख रहे हैं कि इसमें किसके किधर जाने से वोट बैंक का किसका फायदा है। मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी जी, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन है और शायद हो सकता है पॉलिटिक्स के जरिए ये पोजीशन चेंज हो ना हो, लेकिन अभी एक बड़ा अच्छा यहां पर जो इलियास साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इसका वक्फ की संपत्ति से क्या लेना देना, ये तो है नहीं उस पर, यानी जो लोग वक्फ की संपत्ति को लेकर यूसीसी पर निशाना साध रहे वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की संपत्ति के कानून को भी बोला कि आधी जानकारी है इसको लेकर। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। इससे ये चूंकि कोई यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड नहीं है, इसलिए वक्फ वाली प्रॉपर्टी से इसके कोई रिलेशन नहीं होगा। हाँ, वक्फ वाला मैटर अलग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वक्फ एक्ट को चैलेंज किया गया है, जो उसके अलग अलग प्रावधान है, वो अलग विषय है। लेकिन यूसीसी का सिंपल सा मैटर ये है गौरव जी, यहाँ पे मेरे बेटे की और मेरे बेटी की और वारिस पठान भाई के बेटी की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। जो अधिकार मेरी बेटी को होगा वही अधिकार वारिस पठान भाई की बेटी को होगा। इसमें दिक्कत कहां से है? शादी विवाह की उम्र समान होना, गुजारा भत्ता सबको मिलना, विरासत का एक समान अधिकार सबको देना, वसीयत का एक समान अधिकार सबको देना, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन करना, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन करना, सबको पेरेंट्स केयर का अधिकार देना, माता पिता की देखभाल का अधिकार देना, सबके ऊपर एक पति एक पत्नी लागू करना। आप जितने सिंपलिसिटी से इस बात को कर रहे हैं, जितना आपने पता नहीं कैसे आपने सिंपल तरीके से इस बात को कह दिया, असली बात तो यही है कि ये इतनी सिंपल नहीं है। इलियासी साहब, क्या ये इतनी सिंपल है जितना सिंपलीफिकेशन अश्विनी उपाध्याय ने किया है? ये सारी बातें तो ये बता रहे कि मुसलमानों के लिए ही है। एक मिनट इलियासी साहब, क्या इतनी सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं? एक मिनट अश्विनी जी, वारिस जी रुकिए, अश्विनी उपाध्याय, वारिस पठान रुकिए, इलियासी साहब, एसक्यूआर इलियासी साहब, क्या इतना सिंपल है जितना सिंपल ये कह रहे हैं? पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, असल में हमारे अश्विनी उपाध्याय तो वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इन्होंने वो डाल रखे हैं पर्सनल लॉ के खिलाफ में। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये क्यों नहीं कोशिश की अब तक के कि हिंदू कोड बिल के अंदर पहले समानता ले आएँ, जो कोडिफाइड कानून है पहले उसके अंदर समानता लाने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? आपने जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो हिंदू अगर शादी करता है तो उस पर अनडिवाइडेड फैमिली का कानून लागू होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हो जाता है, तो और मुसलमान करता है तो उस पर नहीं लागू होता है। तो ये जो असमानता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, उसको खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की? जो कोडिफाइड कानून है उसके अंदर आपने ये बुनियादी सवाल है। आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर तमाम वर्गों को छेड़ना चाहते हैं। इनकम टैक्स का इशू है। नहीं, मैं आपके साथ सहमत हूं, मैं ओवैसी साहब का भी समर्थन कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं एचयूएफ, मैंने सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। एचयूएफ सिविल राइट का मैटर नहीं है, एचयूएफ इनकम टैक्स का मैटर है, वो इकोनॉमिक राइट का मैटर है, और वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। मैं तो ओपनली कह रहा हूं, कौन सी पार्टी क्या कह रही मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूं भारत में वन नेशन वन सिविल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन पुलिस कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन पिनल कोड भी होना चाहिए। मैं तो आपके ओपनली कह रहा हूं, या टीवी 9 के करोड़ों दर्शकों के सामने कह रहा हूं कि वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए। नहीं, देखिए अश्विनी उपाध्याय जी, एक बात ये बताइए मुझे, हमारे देश में फेडरलिज्म है या नहीं है? क्या स्टेट को पावर दिए गए कि नहीं है अपने? हमारे देश में स्टेट लिस्ट भी होती है, सेंट्रल लिस्ट भी होती है और कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है। तो क्या आप सबको खत्म करके सब पूरे पावर सेंटर के हाथ में देना चाहते हैं? लेकिन क्या एक कानून पूरे देश में लागू नहीं? लेकिन एक सवाल ये भी तो है अश्विनी उपाध्याय, एक मिनट अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय, मैं आता हूं आपके पास। मैं इलियासी साहब मुझे बताइए, आपको डाइवर्सिटी कल्चर में चाहिए या डाइवर्सिटी कानून में चाहिए? आपको आपके रिलीजियस फ्रीडम तो आपका संविधान देता है, आपको आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स तो संविधान देता है, आपको आपके रिलीजियस जो भी आपके कर्मकांड है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको कानून अपना पर्सनल क्यों चाहिए? देखिए,
गौरव साहब, ये जो मसला है ना, असल में ये शरीयत के लॉ को, शरीयत के कानून को न समझने की वजह से पैदा होता है। शरीयत का जो कानून है, जिसको हम पर्सनल लॉ कहते हैं, ये कुरान से और सुन्नत से डिराइव्ड है। देखिए, प्रॉपर्टी के जितने राइट्स हैं इस्लाम में, वो सब कुरान ने बहुत विस्तार से उसका विश्लेषण किया है, बताया है, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो ये कहना कि हम ये नहीं मानते कि मज़हब जो है या रिलीजन जो है वो सिर्फ फेथ का और वर्शिप का नाम है। रिलीजन जो है फेथ का भी नाम है, वर्शिप का भी नाम है, कस्टम और रिवाज का भी नाम है, और पर्सनल लॉस का भी नाम है। तो हमारा जो शरीयत है वो मज़हब का इंटेग्रल पार्ट है, उसको अलग करके मत देखिए कि इसको आपने ये राइट दिया है। तो जो कल्चरल राइट है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट के तहत में प्रिजर्व किया है आर्टिकल 29 के अंदर। तो डाइवर्सिटीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रिजर्व किया है, पूरे देश की डाइवर्सिटीज़ को। वो डाइवर्सिटीज कल्चरल भी हो सकती है, समय कम है। अश्विनी उपाध्याय, लास्ट रिएक्शन। वो डाइवर्सिटी रीजनल भी हो सकती है, वो डाइवर्सिटी गौरव जी, भी हो सकती है। जल्दी से लास्ट रिएक्शन, 20 सेकंड। देखिए सरिया कहता है ब्याज लेना हराम है। 25 करोड़ मुस्लिम भाइयों बहनों के बैंक में अकाउंट हैं, ब्याज ले रहे हैं। शरिया कहता है चोरी करने पर हाथ काट दो, हमारे देश में नहीं काटा जाता। सरिया कहता है बलात्कार करे तो लिंग काट दो, हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। सरिया कहता है अगर बम फोड़े तो उसके शरीर में बम बांध के बम फोड़ दो, उसको बम से उड़ा दो, ऐसा नहीं हो रहा है। सरिया कहता है मुफ्तखोरी हराम है और कम से कम 300 योजनाएं मुफ्त की, मुफ्त राशन है, मुफ्त मकान है, मुफ्त वजीफा है, मुफ्त हज यात्रा है, ऐसे दुनिया भर की मुफ्त की चीजें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जब बहन बेटियों को लेकिन मेरा तो एक सवाल दूसरा है। मैं तो एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं तो वारिस पठान से सवाल पूछना चाहता हूं। वारिस पठान, एक मिनट, अश्विनी जी रुकिए। वारिस पठान, सवाल तो ये है कि देश शरीयत से चलेगा या कानून से चलेगा? क्या आप नहीं चाहते कि देश में एक समान कानून सब पे लागू हो? और होता है, आप तो वकील हैं, आप तो पिनल कोड देखते हैं, पिनल कोड तो सबके लिए एक जैसा है, तो सिविल कोड एक जैसा क्यों नहीं? क्या है पिनल कोड? मैं तो वही बोल रहा हूँ अश्विनी साहब को एक याचिका डालना चाहिए कि यूनिफॉर्म लॉ एक लाए मॉब लिंचिंग के ऊपर। ये जो आए दिन मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है ना, कभी गाय के नाम पर, कभी JSR नहीं बोलने के नाम पर, उसके ऊपर भी एक सामंता का कानून लेके आ जाए। एक कानून लाए हेट स्पीच के ऊपर, जो आए दिन इन लोग जो बोलते हैं हिंदू महासभा के नाम पे कि तलवार उठा बेटा मुसलमानों का नरसंहार करते हैं, मगर वो छूट जाते हैं, बेल पे आ जाते हैं। तो उनके खिलाफ भी एक कानून बनाओ ना, कानून के खाली एक ही लेंगे। अगर इस तरफ वाले ने कहा तो उसको जेल में डाल दो, अगर उस तरफ वाले ने कहा तो उसको बेल पे दो, मिठाई खिलाओ, नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपनी कंसल्टेशन दे सरकार को, और उनकी कंसल्टेशन आप सरकार को बजाय ये कह रहे हैं कि यूसीसी ना लाकर आप ये कहें कि हमारे कुछ रिजर्वेशन है, इनको इसमें शामिल किया जाए, तो वो ज्यादा आदर्श स्थिति नहीं होगी? नहीं, देखिए, असल में हम कोई ऐसी बात नहीं, मैं आ रहा हूं, संवैधानिक है। हम वही बात करें जिसका अधिकार हमको संविधान ने दिया है। संविधान डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है, संविधान रिलीजियस फ्रीडम देता है, संविधान कल्चरल फ्रीडम देता है। आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि यूसीसी गैर इस्लामिक है। आईपीसी की ये बात तो हमने कही नहीं। आप जो है अपने शब्द हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? हम कह रहे हैं यूसीसी ये जो है ये देश की डाइवर्सिटी के लिए घातक है, देश के फ्रीडम के लिए घातक है। देश के अंदर डाइवर्सिटी हर लेवल पे मौजूद है। जब आप डाइवर्सिटी कहते हैं तो आप ये कहते हैं कि यूसीसी मुस्लिमों के लिए भी घातक है या नहीं? नहीं, आपने अपने इसमें दिखाया इनिशियल में कि इस्लाम खतरे में, सबके लिए घातक। सुनिए गौरव भाई, सबके लिए नहीं, इस्लाम के लिए मैं पूछ रहा हूं। आपने लिखा, आपने उसमें लिखा था कि क्या इस्लाम खतरे में? एक मिनट, सब बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, सब बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। इंशाअल्लाह ताला कभी खतरे में था नहीं, तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ यूसीसी से आप लोगों को क्या खतरा लग रहा है? अश्विनी उपाध्याय, 10 सेकंड, फिर डिबेट और होने जा रही है, 10 सेकंड। इस सुनिए साहब, इस्लाम ना कभी खतरे में था, ना कयामत तक कभी इंशाअल्लाह ताला खतरे में आएगा। इस्लाम को संविधान नहीं है, संविधान के किसी भी आर्टिकल का विरोध करना संविधान की इंसल्ट करना है। आर्टिकल 44 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 44 ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है। जैसे आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसे हाँ स्टेट शैल, स्टेट में नहीं, स्टेट विल नहीं, स्टेट शैल कितनी बार उपयोग किया? पढ़ के देखिए, ज्यादातर संविधान नहीं लाना है, स्टेट शैल, इसलिए तो कह रहा हूं स्टेट में नहीं। और जहां तक संविधान, अरे सुनिए वारिस भाई, देश के अंदर, वारिस भाई सुन तो लीजिए प्लीज। वारिस भाई,
जहां तक आपकी डिमांड है, मैं आपके कह रहा हूं 1 नेशन 1 पिनल कोड होना चाहिए। हेट स्पीच में मेरी पीआईएल चल रही है, मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई ड्राफ्ट बना है तो मुझे भेज दो, मैं उसकी भी पीआईएल कर दूंगा। और क्या क्या चाहिए देश के भले के लिए तो मैं तैयार हूं। आप भी अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग खोलो, देश के भले में जो कुछ है 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 पिनल कोड, हम साथ में हैं। इलियासी साहब, हमसे ये तो नहीं कह रहे हैं आप अश्विनी जी कि अपनी आंखों से देखना शुरू करें, आपकी आंखों से देखना शुरू करें देश को। देखिए, हमारा कहना ये है कि देश के संविधान ने हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटीज़ को प्रिजर्व किया है। वो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भी है, वो रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ भी है। हमारे देश ने फेडरलिज्म को प्रिजर्व किया है, वो पूरे देश के अंदर पास चल रहा है। आप आज ये कह रहे हैं एक पेनल कोड होना चाहिए, एक फैमिली लॉ होना चाहिए, कल आप कहिए एक रिलीजन होना चाहिए, सबका एक धर्म होना चाहिए, सबकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, तो ये बात कहां तक जाएगी? आप इस पर सोचने की कोशिश कीजिए। नहीं तो इलियासी साहब, क्या आपको लगता है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएगा ये यूसीसी आ गया तो? आपको ये डर है कि कहीं पर्सनल लॉ बोर्ड ना खत्म हो जाए यूसीसी आ गया तो? गौरव जी, ये बात आप क्यों मेरी जुबान में डाल रहे हैं? जो बात मैंने नहीं कही वो बात आप ला रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। नहीं है, हाँ है तो आप कह सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता है। इस्लाम नहीं मतलब ये कि पर्सनल लॉ बोर्ड का कहां से मामला आ गया है? एक कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं। आप ये सवाल मुझसे कर सकते हैं। गौरव जी, एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। बताइए बताइए अश्विनी जी, बताइए। गौरव जी 30 सेकंड जल्दी जल्दी। देखिए, ये टीवी पे कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट क्या कहता है? वो सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड 4 शादियों का समर्थन कर रहा है, हलाला का समर्थन कर रहा है, मुताह का समर्थन कर रहा है, मिस्यार का समर्थन कर रहा है, दारुल कज़ा का समर्थन कर रहा है, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, सबका समर्थन कर रहा है। यही तो आश्चर्य की बात है। ये चाहते हैं कि इनकी जो शरिया कोर्ट है पूरे देश में फैली हुई है। ठीक है, अब समय खत्म हो चुका है। वारिस पठान, सॉरी आपको समय नहीं दे पाया मैं, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। और ओके बंद हो जाएगी। ठीक है अश्विनी उपाध्याय, बहुत शुक्रिया आपका। इलियास साहब आपका बहुत शुक्रिया। वारिस पठान आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। यूसीसी पर देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि क्या मुस्लिम समुदाय को क्या दिक्कत है, पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या दिक्कत है, लेकिन आदिवासी समाज को लेकर, यूसीसी को लेकर बीजेपी थोड़ा नर्म रुख अपनाती नजर आ रही है। हाल ही में यूसीसी पर हुई बैठक में सुशील मोदी ने सुझाव दिया कि आदिवासी समाज पर असर न पड़े, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। आखिर इस रुख की वजह क्या है, अब जरा आप इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, बीजेपी की नजर क्या आदिवासी वोट बैंक पर है और मुस्लिम वोटों पर क्या विपक्ष को मुस्लिम वोटों बैंक की चिंता सता रही है। यूसीसी के जरिए विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक को साधने की क्या कोशिश में है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहां पर किस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों की बात करें, एसटी वोटों की तो 21% के आसपास, झारखंड में 26% से ज्यादा, ओडिशा में 22% से ज्यादा, गुजरात में करीब 15%, महाराष्ट्र में 9% से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा, राजस्थान में 13% से ज्यादा है। और अगर मुस्लिम आबादी की बात करें 2011 की जनगणना के मुताबिक तो जम्मू कश्मीर में 68% वोट, असम में 34% आबादी की हम बात करें तो, पश्चिम बंगाल में 27%, केरल में 26% से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में करीब 20%, बिहार में 16% से ज्यादा, झारखंड में 14.5%, उत्तराखंड में करीब 14% मुस्लिम आबादी है। और क्या यही कारण है अपने अपने तरीके से यूसीसी का समर्थन करने या आदिवासी समुदाय को छूट देने की दलील, या फिर यूसीसी के खिलाफत की?